तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द 5th लेक्चर्स। ओके, लास्ट लेक्चर्स में जो हमने कवर किया था उसका फटाफट से रिकॉलिंग कर ले। यदि क्या किया था बोलो कवर, पूरा सेशन किस टॉपिक के ऊपर हमने सीखा था? हमने एक तो लेटरल शिफ्ट एंड रियल एंड अपैरेंट ड्रिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है, कैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट, ये तीन फॉर्मूला रट लो बच्चों, ये 3 नहीं 4 फॉर्मूला ये भी रट लो। काफी बार क्या होगा, मैं इसलिए ये फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ये बेसिक फॉर्मूला है और ये डिराइव फॉर्मूला है। काफी बार क्या होगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंगल दिया होता है, काफी बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, एन की वैल्यू दी होती है। काफी बार आपको एमसीक्यू कर रहे हैं ये फॉर्मूला से, यदि मैच ना हो आपका सम ये वाले फॉर्मूला से एमसीक्यू में, तो आपको ये फॉर्मूला डाल के भी मैच करना पड़ता है। काफी बार हो सकता है, ऐसा सब कुछ हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यदि आपके पास लॉग टेबल है और तो ऐसे करो, लॉग टेबल नहीं है और आपको फटाफट से सम सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला करो। क्लियर? तीन चार जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं वो सारे, हेलो, टी आई माइनस आर, ये शॉर्टकट फॉर्मूला। एमसीक्यू में ऐसा फॉर्मूला डाल के नजदीक की वैल्यू को आप फटाफट से जज कर सकते हो। अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए ये बेस्ड फॉर्मूला है और एक ये बेस्ड फॉर्मूला है। ओके, बाद में अपरेंट एंड रियल डेप्थ यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से, ओके, जो एक्चुअली रे मिलने चाहिए वहां नहीं मिलती, थोड़े ऊपर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो इमेज आपको वहां दिखती है। क्लियर है बच्चों? तो उसके लिए जी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन सा था? N2/N1 T/T2। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ कौन सा N1 लूं। देखो ये तो पानी था, आप हवा में से देख रहे हो कि नीचे से देख रहे हो, तो कहाँ कौन सा N1 लेना है, कहाँ कौन सा N2 लेना है। तो जो देखना होता है वो कहाँ से देखना होता है वो देख लो पहले तो। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, N2 है जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है उसका मीडियम, और N1 है जो हम जो देख रहे हैं उसका मीडियम। समझ में आ रहे बच्चों? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ। तो ऑब्जेक्ट का मीडियम को N2 लेना है और N1, यानी कि आप जनरली N1 जो होता है ना वो एयर ही होता है, तो जनरली तो 1 ही आता है आंसर उसका। लेकिन काफी बार ऐसा भी दे सकते हैं ना कि भी ये ग्लास है और ग्लास में से पानी में जाए रे, और तो कितना दिखती है, यहाँ से आप वाटर में से देख रहे हो ग्लास के अंदर की चीज, तो ऐसा भी क्वेश्चन रेयर ऑफ रेयर केस में आ सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है T/T डैश, टी यानी कि रियल डेप्थ और टी डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ। कोई डाउट बच्चों? हेलो, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था, आप इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? कहाँ से देख रही है मछली, कहाँ से दिख रही है? N2 में से देख लो, N2 ऑब्जेक्ट और N1 जहां आंख है, आंख क्लियर है? शायद ये दिख रहा होगा, यस हाँ। तो आप अपने हिसाब से ऐसे अरेंज करके फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। N यानी कि ये फॉर्मूला भी आपके लिए कंफ्यूजन कर सकता है, तो एक ही चीज जो मैंने याद रखी, जहां से जहां गया रे वो वाला फॉर्मूला शॉर्टकट होगा। चलो तो देखते हैं, आप थोड़े से उस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द एंगल 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ द थिकनेस 1 पॉइंट। थिकनेस कितनी दी है बच्चों? 0.1 मीटर। 0.1। फॉर्मूला याद है ना बच्चों, x इज इक्वल टू, एक तो जनरल फॉर्मूला ये वाला, और एक डिराइव फॉर्मूला था x इज इक्वल टू Ti1 माइनस N1/N2। ये एयर का था और ये था मीडियम। या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एयर का तो वैसे ही 1 होता है तो 1/n लिख सकते हो, या तो x इज इक्वल टू Ti1 माइनस, बस यही क्योंकि अभी इतना ही जरूरत पड़ेगी। 1/r देखते कौन सा यूज करेंगे हम। जनरल फॉर्मूला पॉसिबल हो तब यूज करो, डिराइव मत करो, आंसर आपका परफेक्ट मिलेगा। एक्स फाइंड करना, लेटरल शिफ्ट फाइंड करनी है। थिकनेस, एंगल कितना दिया हुआ देख लो, इंसिडेंट एंगल आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, 60 डिग्री लिखा 60। हुआ है। रिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों? नहीं।
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं, सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल, इंडेक्स तो दिया है एन की वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला डालोगे बोलो, देख लो एन दिया है, आई दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला डाल दोगे। हेलो, यस सर। तो डिपेंड कर रहा है कौन सी वैल्यू दी है, समझ लो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल दिया और एन की वैल्यू ना देते तो कौन सा डालना पड़ता है, ये हाकिना, हाकिना। यस सर। ओके, तो टी की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, इंसिडेंट एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री, 1 माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, एन की वैल्यू 1.5, खाली कैलसी हो तो आप खाली चेक कर लो, 1 अपॉन 1.5, 1/1.5, कैलसी है किसी के पास, करती मोबाइल ले, 2। 1/1.5 2 आता है पक्का, यस सर। मुझे क्यों डाउट लग रहा है 2 नहीं आता होगा यार, मन है मोबाइल। 0.666। कितना सर मैं आता है ये, टोटल 2 की दो। फाइनल आंसर 2 आता है, ऐसा बोल रहा है तू, 0.666। हाँ जो भी आ कर लेना आप, चलो क्लियर ना। हेलो, 2 नहीं आओ तो कितना आता है तो बताओ, एक मिनट, चलो मैं कह, मेरा मोबाइल बंद हो चुका था, इसमें खुद ही कर देता आपका ये आंसर, ये 0.066 माइनस 1 0.333, 6 इंटू 0.333, 1.998 सर। 2 ही आता है मेरा तो आंसर। हाँ 2 जावा सर। हाँ 1.998। कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रन फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके यही आ रहा है, चेक कर लेना, ऐसा मैं चेक कर लूंगा यदि किसी का क्रॉस हो रहा है तो, क्लियर ना, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो। हेलो, हेलो, यस सर। ओके चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक, मुझे एक थोड़ा डाउट है ये क्वेश्चन में, फिर भी मैं एक बार करा दूंगा, ओके मैं चेक कर लूंगा, यदि चेंज होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं होगा तो एज यूजुअल रहेगा आपको ये। सेकंड नंबर देख लेते हैं, अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट at the bottom of the tank filled with the liquid of the refractive index, what is the actual depth, वो वाला फॉर्मूला लगाते, कौन सा वाला, n1 n2 t अपॉन t डैश, सही है ना, कहां से कहां गया ऑब्जेक्ट, देख लो क्वेश्चन को समझो, रे कहां से कहां गया, कॉमन लॉजिक है, ऑब्जेक्ट कहां था, पानी के अंदर था, तो पानी में से हवा में जाएगा, n1 से n2 पे गया, हेलो याद है ना आपको, यस कहां से सर। n1 से n2 पे जाएगा, रे रे कहां से कहां गया, पानी में से, क्योंकि ऑब्जेक्ट पानी में था तो रे पे गया, तो n1 की वैल्यू कितनी दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, देख लो, हवा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अब आपको ये जो एक्चुअली अपेरेंट डेप्थ है वो दी है, देख लो 7.7, और आपको पूछा एक्चुअल डेप्थ, तो टी फाइंड करने को पूछा है, और टी डेस आपको 7.7 दिया हुआ है, सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हेलो, यस सर। पक्का ना, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी एक मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 10, एक मिनट, 1.3 इंटू 7.7, 10.01, ओके सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर था बच्चों सभी का, हो गया ना, नहीं होगा तो क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब क्वेश्चन में एग्जाम में काफी बार पूछ ली, एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाई द सनराइज अर्ली 2 मिनट या सनसेट 2 मिनट आफ्टर, या तो ऐसा बोल सकते हैं व्हाई द एक्चुअल पोजिशंस ऑफ द सन इज नॉट सीन बट एक्चुअली ऑन द अबव साइड, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपिक एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग मेथड से पूछ सकते,
अरे यार हाँ ना तो बोलते रहो तो एटलीस्ट पता तो चले, सुन Yes, रहे हो sir. क्या? हाँ बस। तो क्वेश्चन अलग अलग मेथड से पूछ सकते हैं आपको, तो उसका रीजन यही लिखना है कि क्यों अर्थ 2 मिनट लेट दिखता है, क्यों 2 मिनट पहले दिख जाता है। तो पहले समझ लो कि शायद मेरे पास जगह हो ना तो बस यहाँ बता देता हूँ। यहाँ समझ लो कि आपका अर्थ है, अपना आपका खुद का नहीं है, हमारा सबका है, और यहाँ एक्चुअली सन है, एक्चुअल पोजीशन। अब आपको पता है सन का जो रे, अब कॉमन जो एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है, पता है ना आपको, लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अलग अलग लेयर पे जब वो रिफ्लेक्टेड होते 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 पहुंचता है रे आपके पास, समझ लो गया, रिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा, क्या बता सकते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, जा रहा था ऐसे, रिफ्लेक्ट हुआ, जा रहा था ऐसा, रिफ्लेक्ट हुआ। आप यहाँ खड़े हो, थोड़ा आप फिगर आप एडजस्ट कर लेना, ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते आपके पास पहुंचा, समझ लो। अब आपकी कैपेसिटी क्या होती है, आप कैसे देख सकते हो, स्ट्रेट देख सकते हो हाँ कि ना। रे ऐसे रिफ्लेक्ट होते 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 आपकी आंख में पहुंचा, देखो होते होते रिफ्लेक्ट होते होते आपकी आंख में। आपकी रे की कैपेसिटी है स्ट्रेट देखने की, तो आपको वो कहाँ दिखता है, सन के रे सारे यहाँ दिखते हैं। बोलो समझ में आया आपको? हेलो, Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसका क्या लिखना है, तो आपको यहाँ लिखा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, लिटर 2 मिनट आफ्टर द सनसेट, एंड द अपरेंट फ्लैटरिंग ओवरऑल शेप उसका जो होता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मेन रीजन ये है कि सन के जो रे जब आंख के पास पहुंचे रिफ्लेक्ट होते होते, बाद में क्या करता है पता है, उस रिफ्लेक्शन के प्रॉपर तरीके से पहुंचता ही नहीं जाता। आपको याद होता है 10th वाले बच्चों को पता है, मैंने ऐसा बताया था आपको, पहले बना दो आपको जो बनाना है वो, और बाद में क्या कर देना ऐसे, याद आया? जो 10th में मेरे पास पढ़े उस स्टूडेंट को मैंने बताया पहले ऐसे राउंड ऐसे कव बग बना दो, क्योंकि आप ऐसे कव बग बनाने जाओगे ना, रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली, तो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कुछ मिल जाता है और यहाँ बेंड हो जाता है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस रे से, इस सन के जो रे आपको ऐसा Yes, कव sir. बाग में पहुंचाने। अब कव बाग में पहुंचाने का रीजन एक्चुअली ये है कि भाई वो रे रेयर से डेंसर पे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, रेयर से डेंसर पे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होते होते आपका प्रॉपर जो ये जो पाथ होना चाहिए वो नहीं बनता है काफी बार। तो क्या करना होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, और बाद में ये जो कर्व भाग होता है उसको स्ट्रेट बना दो ऐसे, सर्कल, सॉरी किससे, स्केल से। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपने पहले ये ड्रॉ किया हुआ था। अब ये जो आपके पास आंख पे पहुंचा उस चीज को आप देखोगे तो आपको कहाँ दिखेगा, ये इमेज यहाँ दिखेगा। कोई डाउट किसी को अब ये कॉन्सेप्ट में? No, sir. पक्का ना? तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जब Yes, sir. पूछे तो आप ये लिख सकते हो। ये एक्चुअली ये जो डिफरेंट होता है ना, कुछ एंगल दिया होता है एग्जैक्ट, आई एम नॉट 100% श्योर वो कितनी वैल्यू थी। मैंने एक्चुअली कोई बुक्स में कहीं रीड किया हुआ था टॉपिक में, कुछ वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, जो एंगल का डिफरेंट मिला ना वो काफी बार एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके, लेकिन अभी याद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो याद देख के। चलो इसका आंसर बताओ, स्नेल्स लॉ क्या था? n1 sin i, n2 sin r, याद है ना? हेलो, Yes, sir. बताओ इसका आंसर। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता? बोलो। देखो एक मीडियम चेंज हुआ तो Velocity. रिफ्लेक्ट इंडेक्स तो चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी ना, रेयर से डेंसर में जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, देख लेना। Frequency. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी भी। ओके बी, चलो याद रखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द लाइट का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो आज का हमारा टॉपिक था क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, उसके एप्लीकेशंस। पहले हम क्रिटिकल एंगल के बारे में समझते हैं क्या क्रिटिकल एंगल। तो जब रे ऑफ लाइट पासिस, देखो समझो मैं समझता हूँ क्वेश्चन से पहले ही
आप डेफिनेशन रीड कर लो। व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, समझ लो ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से जब रे बाहर निकलता है तब उसका जो रे है रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ स्ट्रेट बन जाता है 90 डिग्री, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अभी मुझे पता है कि आपको अभी भी इतना क्लियर नहीं पता चला, देखते फिगर से समझ लो। ऑब्जेक्ट ओ था, ओ में से एक रे गया, इसका इंसिडेंट एंगल कितना था बोलो, कोई बता सकता है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0। तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा, तो गया ऐसे निकल गया बाहर। हेलो, अब हम क्या करते हैं, 0 यस सर। थोड़ा इंसिडेंट एंगल को बढ़ा देते, समझ लो कि मैंने 30 डिग्री किया या 60 डिग्री किया, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो ये रिफ्लेक्स होगा, हा कि ना, हा कि ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले 0 था, अब 60 डिग्री, यस सर। तो वो रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे बेंड हुआ, पहले बेंड नहीं होता था, अब थोड़ा बेंड होगा क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो जो जा रहा था जिस पोजीशन से वहां से रेरर में गया, इसलिए क्या होगा, अवे टू नॉर्मल बेंड हुआ बच्चों। हेलो, जा ऐसे रहा था अवे टू नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेरर में गया, ये पानी है और ये हवा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि पता नहीं एटलीस्ट एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ दी नहीं, यस सर। ये डेंसर है तो। यस अब सिमिलरली यहाँ ऐसा होगा, एंगल बढ़ाया एक पर्टिकुलर एंगल पे, अब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है इससे जो बेंड हो रहा था और बेंड हुआ, अब ये एंगल हम बढ़ाते गए, देखो यहाँ हमने समझ लो कि ये 30 डिग्री था, तो ये 60 लिया, बढ़ाते गए, एक टाइम आएगा ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल वो स्ट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, हेलो, क्या बन जाएगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट। ओके, इसके कुछ इसको कुछ कौन सा ग्रेजिंग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बोलते, इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, लेकिन ये वर्ड कहीं आपको नहीं मिलेगा, इमरजेंसी एसएल के अंदर, सॉरी एचसी में दिया हुआ था ये ट्रिक वर्ड, लेकिन आपको कैसा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रख लें इनकेस आपको पता हो। ग्रेजिंग इमरजेंस यानी कि जब रे जो होता है वो वही मीडियम पे स्ट्रेट हो जाए, मीडियम जो दोनों मीडियम को डिवाइड कर रही जो लाइन है वहां स्ट्रेट हो जाए, इसको हम ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। पानी के तालाब में जब आप कोई पत्थर फेंकते होते तो टप्पी लगाते, देखा कभी कि आपके तो नसीब शायद इतने अच्छे नहीं है तो आपके तालाब मिलेगा आपको, जब गांव गए हो या ऐसे कुछ किया होगा आपको, या किसी ने गांव में गए हो तालाब में पत्थर फेंके टप्पी मराते, 2-3 टप्पी मार के, तो डेट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इमरजेंस, जब वही मीडियम पे आप कोई चीज को करते हो। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो एंगल था, ये एंगल इंसिडेंट एंगल, अब हमें रिफ्लेक्शन एंगल कितना मिला, जो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनता है बच्चों, 90 डिग्री बनता है। हेलो, तो जिस इंसिडेंट एंगल से आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री बने, फॉर विच इंसिडेंट एंगल, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। बोलो बच्चों, अब पता चला क्रिटिकल एंगल में यस किसी को सर। कोई डाउट? यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नो सर। नहीं पता? यस सर। हाँ बस ऐसे गया स्ट्रेट 0-0 गया, रिफ्लेक्ट हुआ, समझ लो कि 30 डिग्री पे भेजा था तो रिफ्लेक्ट एंगल 60 मिला, गया 45, अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना, ये 60 हुआ था, ये 30 डिग्री मिला, गया यहाँ 90 डिग्री हो गया। एक पर्टिकुलर एंगल पे ये एंगल जब 90 डिग्री होता है, सॉरी यहाँ उल्टा होता है, वो पहले 60 सॉरी 30 60 और 90, क्योंकि ये एंगल लेना होता है, मैं भूल से ये लिखता था 30 60 और 90। तो जो इस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्शन रे 90 डिग्री हो जाता है, ओके, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। श्योर, कोई डाउट नहीं? नो सर। अब उसका डेरिवेशन करते क्रिटिकल एंगल का, गया स्ट्रेट, गया पास, अब मैं डायरेक्टली क्रिटिकल ले लेता हूं, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं।
इसको क्या बोले, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल। अब ये एंगल कितना होता है रिफ्लेक्शन एंगल बच्चों, यहाँ 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। ये एन है और ये एन की वैल्यू 1 है, पता है ना आपको, हवा हो तो, अदरवाइज एन की वैल्यू आप अपने हिसाब से ले लो। ये n1 इज इक्वल टू, हम n ले लेते हैं इस मीडियम का, और ये n2 हवा, अभी टेम्पररी 1 ले लेते, बाद में आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। अब इस पॉइंट पे स्नेल्स रूल लगाओ, चलो। तो n1 साइन i, n2 साइन r। हेलो बच्चों, ये पॉइंट पे Yes, sir. इंसिडेंट एंगल, सर ये हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। हाँ बोल। n1 की वैल्यू हम n ले लेते हैं। साइन इंसिडेंट एंगल कितना था बच्चों, क्रिटिकल एंगल जितना, साइन c। सी n2 यदि हवा हो तो, यदि हवा हो तो, अभी हम मान के चलते एक भी n2 की वैल्यू 1 है, अदरवाइज हर बार जरूरी नहीं होता कि यही होता है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट को अभी मैं n2 ही ले लेता हूँ, इतना ही रखता हूँ। चलो, साइन r की वैल्यू साइन 90, तो साइन c, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो n1 को नीचे ले, तो ये साइन c का एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला मिला, जनरल फॉर्मूला। कोई डाउट? No, sir. क्रिटिकल एंगल का No, sir. फॉर्मूला मिला, साइन c इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब यदि तो साइन c इज इक्वल टू क्या हुआ एक्चुअली, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 क्या था, n1 डेंसर मीडियम है, देख लो, और ये रेयर मीडियम है। एक चीज ध्यान रखो, जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे ना, तो ही ये अवे टू नॉर्मल होगा, देख लो। अब यही उल्टा करोगे तो ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा, तो क्या होगा देख लो, ऐसे मुड़ता जाएगा, Towards normal. ऐसे मुड़ता जाएगा, तो कभी ये 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, स्ट्रेट बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये क्रिटिकल एंगल वाला जब फिगर बनाओ ना, एक चीज खास ध्यान देनी है, तो रे कहां से कहां जाने चाहिए, डेंसर से रेयर में। तो कॉमन लॉजिक है, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो n1 से n2 में गया, तो n1 जो था वो डेंसर मीडियम था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। कोई डाउट बच्चों? जब कंफ्यूजन हो कि n1 क्या लूं कि n2 क्या लूं, तो बड़ी वाली वैल्यू नीचे ले लो, क्योंकि डेंसर के लिए n1 की वैल्यू बड़ी होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के लिए ज्यादा होता है। और वैसे भी नहीं, कॉमन लॉजिक है इसका, जब भी ये फॉर्मूला डालो ना साइन सी का, कॉन्सेप्ट को समझो, रेयर है और डेंसर है, कौन ज्यादा है बच्चों, नीचे वाला ज्यादा है, देख लो n2 से। n2 तो हवा है, देखो यहाँ n2 तो क्या है, हवा है, डेंस रेयर मीडियम है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी। वैसे ही आप देख लो, साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 1. यानी कि 1 से छोटे होगी कि नहीं। तो बस यहाँ वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ लग गया आपका, देख लो, ऊपर एरर यानी कि छोटा मीडियम, छोटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और नीचे बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना, तब ये कॉन्सेप्ट यूज करना। क्लियर? Yes, sir. श्योर? यानी कि साइन सी की वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में, 1. 0 से 1 के बीच में। ओके, चलो, क्रिटिकल एंगल में Yes, कोई sir. डाउट किसी को? पहले तो समझा दो फिगर का समझाने के बाद ये डेरिवेशन कर दो। ये डेरिवेशन ऑलरेडी आपको मैंने करा दिया है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? एक मिनट हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, चलो, कोई डाउट नहीं ना किसी को? अब नया टॉपिक ले लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक मिनट हो, ये टॉपिक निकल जाए बाद में। अब देखो, नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे का कॉन्सेप्ट इतना ही, जब तक हमने क्रिटिकल एंगल किया वो तो इतना ही कि गया डेंसर से रेयर में गया, पहला रे स्ट्रेट पास हो गया, अब इंसिडेंट एंगल बढ़ाते गए हम, इंसिडेंट एंगल बढ़ाते गए, रिफ्लेक्ट एंगल बढ़ता रहेगा, पहले 0 रिफ्लेक्शन एंगल था, बाद में r मिला, वैल्यू और बढ़ती जाएगी, ये जो रे बाहर निकलते जाएगा वो बैंड होते जाएंगे टूवर्ड अवे द नॉर्मल। देख लो, अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, पहले ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहा था, तो बैंड होता जाएगा कहाँ, अवे द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल।
अब एक टाइम आएगा जब एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा। अब उस क्रिटिकल एंगल पे, ये क्रिटिकल एंगल रे कहाँ चला जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। अब यदि उस Perpendicular. क्रिटिकल एंगल से एटलीस्ट 0.1 डिग्री भी यदि ज्यादा एंगल से इंसिडेंट एंगल मिले ना, तो एंगल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यदि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ग्रेटर देन सी, यानी कि इस क्रिटिकल एंगल से यदि आई की वैल्यू, ये इंसिडेंट एंगल की वैल्यू यदि थोड़ी भी ज्यादा होगी, तो वो जो रे जो एक्चुअली रिफ्रैक्शन हो रहा था, यानी कि दूसरे मीडियम में जला जाता था पानी हवा में, वो वापिस मुड़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? उस फिनोमिना को बोलते हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रे रिटर्न गया, देखो ये रे गया और बाहर निकल गया, लेकिन बेंड हुआ, थोड़ा गया, थोड़ा बेंड हुआ, लेकिन बाहर निकल गया, गया बेंड हुआ, लेकिन बाहर भी नहीं निकला और सरफेस पे निकला। अब यदि उससे ज्यादा एंगल बढ़ाऊंगा मैं, ये एंगल में बढ़ाता गया, ये एंगल और ज्यादा एंगल, ये क्रिटिकल एंगल था, उससे यदि ज्यादा एंगल बढ़ाया, तो ये रे अब नहीं मुड़ेगा, नहीं बाहर निकलेगा, वापस रिटर्न चला जाएगा वही मीडियम पे। जो हम पत्थर फेंकते हैं, वहां क्या ध्यान रखते हो आप, ऊपर से ऐसे घा करते हो या एक साइड में क्रॉस स्लैब नीचे मुड़ के थोड़ा फेंकते हो, क्या करते हो नीचे बच्चों? मुड़ के क्यों नीचे मुड़ के? इसी की वजह से एंगल। ज्यादा एंगल मिले आपको, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को? नो सर। When light ray pass denser से रेयर मीडियम, ये वर्ड याद रखना, काफी सारे स्टूडेंट को ये चीज के अंदर पता नहीं होता कि ये वर्ड यूज करना है, कि जब रे ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा होता है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो रे जो होता है वो वापिस मुड़ जाता है, टोटल क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है वही डेंसर मीडियम में, वापिस वही डेंसर मीडियम में वापिस रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। अब इस फिगर की इमेजिनेशन को समझने का ट्राई करो। देखो पहले बाहर निकल रहा था, मुड़ा और वापस रिटर्न गया। अब इसका मीनिंग क्या है, टोटल क्यों वर्ड यूज किया? देखो जब हम इस पॉइंट की बात करते इस रे की, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा रे रिफ्लेक्ट हो रहा था बच्चों, रिफ्रैक्शन तो हो रहा था, साथ में इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। इंटरनल रिफ्लेक्शन सभी केस में हुआ, देखो सारे रे रिटर्न तो आ ही रहे थे, लेकिन सम पोर्शंस ऑफ इंसिडेंट रे बाहर निकल रहे थे, सम पोर्शंस रिटर्न आ रहे थे। यानी कि समझ लो ये रे मैंने भेजा यहाँ से, तो थोड़े रे यहाँ बाहर निकल गए रिफ्लेक्शन, और थोड़े रे रिटर्न आए। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। लेकिन जब मैं इस क्रिटिकल एंगल पे भेजता हूं, तो ना बाहर निकलेगा ना रिटर्न आएगा, ऐसे चला जाएगा। जो आपको शायद पता होगा, काफी सारे फॉरेन कंट्री के अंदर ऐसे शो होते हैं, वाटर शो, उसमें पानी के ऊपर पूरा मूवी दिखाते हैं आपको ऊपर बैठा के पानी के ऊपर पूरा मूवी, जैसे अक्षरधाम में कैसे पानी के ऊपर पूरा मूवी दिखाते हैं, सिमिलरली ऐसे नदी या तालाब जैसी चीज होती है वहां पूरी, तो ये इसका यूज करते हैं। समझ में आया? अब यदि उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे मैंने भेजा, तो अब जो बाहर निकल रहे थे सम पोर्शन, वो नहीं निकलेंगे, पूरे के पूरे रिटर्न मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हेलो, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर, पता चल गया? देख लो, अब जब रिटर्न आएगा, देखो पूरा का पूरा रिटर्न आ गया। मैं इसको ना स्टॉप करके मैं समझा, अब अरे यार स्टॉप कैसे होता है, अरे यार स्टॉप नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं आपको बताता, राइट? यहाँ कोई, क्योंकि वो GIF फाइल है ना, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे स्टॉप हो रहा है। लेकिन देखो पहले जो रिटर्न पे आता जाता था, रिटर्न आता जाता था, रिटर्न आता जाता था, अब देखो लास्ट में जब टोटल रिफ्लेक्शन होगा ना इंटरनल, पूरा का पूरा रिटर्न आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। देख लो, समझ में आया बच्चों? यस सर। देख लो, कॉन्सेप्ट को समझना ट्राई करो। श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सभी Yes, का। sir. अब कंडीशन, एक मिनट हो, कंडीशन कौन कौन सी है? तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? कहां से कहां जाना चाहिए, कहां से कहां जाना? डेंसर से रेयर पे जाना चाहिए, सबसे बड़ी एक कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट या आई की जो वैल्यू है, जो रे गया उसकी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, ये जो क्रिटिकल एंगल से सी, उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी Greater. होनी चाहिए। कोई डाउट? No, sir. श्योर ना? बस अभी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, वैसे गुजरात बोर्ड की बुक्स में था तो उठा लिया मैंने, ओके, क्योंकि अंदर से ऐसी चीज होती है कि कोई भी चीज आपको बाकी नहीं रहनी चाहिए, ओके, तो उसके लिए मैंने ये गुजरात बोर्ड का टॉपिक उठाया है। वैसे आपके जी नीट के लिए ये काम आ सकता है, आपको बोर्ड के अंदर तो नहीं है। जो इंटेंसिटी होती है, जो रे गया, अब जो रिफ्लेक्ट हो रहा था रे, रिफ्लेक्ट रे, ध्यान रखो बच्चों, कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड यानी कि सॉरी रिटर्न आने वाला रे, जो रिटर्न आ रहा था उसकी इंटेंसिटी, जो गया इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे था और रिफ्लेक्टेड रे है, उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। हेलो, रीड करो। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, partially reflected and partially transmitted, this is true even if the light is incident normally। तो जब हमने बताया था ना, याद हो तो, नॉर्मली जब हम रे पास करते तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापिस भी आने वाला था रे। हेलो, समझ लो, Yes, आपने sir. 50 जूल एनर्जी का रे भेजा, उसमें से 50 में से 25 जूल का बाहर निकल जाएगा, 25 जूल का रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ जब 90 डिग्री पे, नॉर्मली जब हम 90 डिग्री पे भेजते हैं, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ रे उसकी इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। जस्ट नोट डाउन कर लो, आपको जी नीट के लिए काम आ सकता है। N2 N1 क्या है वो तो पता ही है, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम 1 क्या है? डेंसर मीडियम। N1 कहां से कहां गया? N1 से N2 पे, डेंसर से रेरर, N1 से N2, डेंसर से रेरर। N1 और N2 की वैल्यू समझ लो, हम डाल दे तो कुछ पता चलता है, 4% इंटेंसिटी रिटर्न आती है, बाकी सारी क्या हो जाती है ऑलमोस्ट, समझ लो 100 जूल का भेजा तो 96 का रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रेक्ट, और रिटर्न 4 जूल का आया, 4%। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि शायद ये रिटर्न नोट्स के अंदर मिले ना मिले आपको, खाली मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ओके, लेकिन पूरी ये सारी चीज नहीं लिखूंगा रिटर्न नोट्स में, एक्स्ट्रा में। ले लिया इन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो, तो आई थिंक सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। देखो, दो टॉपिक चले, फर्स्ट कौन सा चला? फर्स्ट कौन सा चला बच्चों? Critical angle. Critical angle. क्रिटिकल एंगल। दूसरा कौन सा चला? Total टोटल internal इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी कंडीशन और इस एक इंटेंसिटी। ओके, अब एक काम कर लो, रीज्वाइन कर लो, तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। फटाफट से रीज्वाइन कर दो जल्दी से, चलो।